हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका आज पहला लेक्चर है। तो इसके पहले बच्चों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड केमिस्ट्री। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लेना, है ना। तो केमिस्ट्री में मैंने जो बताया था, मेरा जो अप्रोच है या अच्छे नंबर अगर आपको लाने हैं तो जो अप्रोच होना चाहिए, एक तो एनसीईआरटी बुक को ही, जो हमारा जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की, उसको हमको बेस बुक बनाना है ना। हमको उसी बुक से पढ़ना है। दूसरा कि उस बुक्स में जो एक्टिविटी दिए हैं उसको बड़े ध्यान से करना है ना। थ्योरी तो जो उसमें थ्योरी पार्ट जो दिया हुआ है उसको पढ़ना ही है। उसके अलावा एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से बहुत सारे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको लगेगा कि कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहा है। तो दूसरा कि एक्टिविटी जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें बहुत सारे चीज़ों के आंसर दिए हुए हैं और कुछ उसमें जो चीज़ है उसमें आंसर उसके नहीं लिखे हुए हैं, है ना। तो उनके आंसर भी हमको फाइंड आउट करना है। तीसरा कि जो डायग्राम्स हैं, है ना, जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, है ना, पिक्चर्स कलर्ड दिए हुए हैं। तो कलर्ड देने से ये फ़ायदा है कि उसमें जो सब्सटेंस है या जो गैस है वो किस कलर की है, या लिक्विड है तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस कलर का है, तो ये सब आपको उससे इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, है ना। जैसे मान लो फेरस सल्फेट है, क्रिस्टलाइन है, अगर उसका तो कैसा कलर है, तो कलर देख के आप पता कर सकते हो। कोई गैस रिलीज हो रही है तो गैस का कलर कैसा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा है कि जो बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको सॉल्व करना है। और जो एक्सरसाइज है लास्ट में, वो सारी एक्सरसाइज लगभग सब कोशिश करना आपको कि कर लें। उसके बाद एक चीज़ और मैंने बताया था कि चैप्टर 45 पे एक रिएक्टिव सीरीज दिया हुआ है। उस रिएक्टिव सीरीज को मतलब याद कर लेना है। वो चैप्टर 3 में दिया हुआ है, पेज नंबर 45। तो उसको इंतज़ार नहीं करना है कि जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो याद करेंगे। उसको जितना जल्दी हो सके उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे रिएक्शंस के ना उससे हेल्प मिलेगा कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म समझने में सहायता मिलेगा। तो उसको बेटा जितनी जल्दी हो सके उसको याद कर लो, वो बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद से लास्ट है कि बोर्ड्स के, जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे केमिस्ट्री के, तो जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लो। उसके बाद बोर्ड्स के पेपर जो है इत्मीनान से, है ना, 10 साल के कम से कम पेपर को सॉल्व करो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपको ट्रेंड समझने में भी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये सब कुछ टिप्स थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसी अप्रोच से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है ना, केमिकल चेंज का मतलब कि प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाए। प्रॉपर्टी मतलब उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली चेंज हो जाए। इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। तो जब भी कहीं केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। तो केमिकल चेंज होने का मतलब ही है कि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लो दूध है ना, दूध से दही बना, है ना। तो दूध से दही बना, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ वहाँ पे, है ना।
जो दही का जो प्रॉपर्टी है, यानी उसका जो टेस्ट है वो दूध जैसा तो है नहीं, दोनों का अलग टेस्ट है ना। और दही से दूध भी नहीं बन सकता है वापस। तो क्या हुआ, मतलब जो चेंज आया दूध से दही बनने में, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, परमानेंट चेंज हो गई, क्योंकि अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता है। तो इस तरह का चेंज यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो यहाँ पे केमिकल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब भी कहीं केमिकल चेंज होगा तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस है ना नया सब्सटेंस बनाते हैं, और ये जो नया सब्सटेंस बनता है इसकी जो प्रॉपर्टी जो है, जिस सब्सटेंस से वो बना है उससे एकदम डिफरेंट हो, है ना, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, पार्ट लेते हैं, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन के बाद जो चीज़, जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो ये सब बहुत ही है ना, बहुत ही इनिशियल ये सब चीज़ें हैं, 9th में ये सब पढ़ चुके हो, है ना। तो अब हम कुछ एक्टिविटी देखते हैं। तो पहला एक्टिविटी बोल रहा है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम का रिबन लो, है ना, यानी मैग्नीशियम का कोई स्ट्रिप लेना है, और उसको बोल रहा है कि 3-4 सेंटीमीटर जो है उसको सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर लो। तो एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना है ना। एक वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, है ना, क्लीन क्यों करना है। तो देखो, मैग्नीशियम जो मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम मेटल जो क्या होता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है ना। तो इसको हम जब इसको एक्सपोज छोड़ देंगे, मतलब ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दो, इसको एक्सपोज कर छोड़ दो बाहर ऐसे, तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये कंबाइन हो जाता है ना, उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन करके ये क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसके ऊपर क्या बन जाता है, पूरा उस मान लो ये स्ट्रिप है ना, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप ये क्या है, मैग्नीशियम स्ट्रिप है ना। अगर ये ऐसे ही एक्सपोज है ना, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होके ये क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेगा अपने ऊपर। इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, कोटिंग बन जाएगी, लेयर बन जाएगा। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है, ये क्या होती है, ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है ना, थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। तो जब इसको रब करके इसको साफ नहीं करेंगे, तो जब इसको जलाओगे तो ठीक से जलेगा नहीं, है ना, स्मूथली जलेगा नहीं, इसलिए क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। समझ में आ गया। इसीलिए बोल रहा है कि इसको सैंड पेपर से रब करके इसको साफ कर लो। ठीक है। फिर कह रहा है कि अब इसको क्या कर रहा है, होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैंप और बर्नर टू कलेक्ट एस। ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको एक बर्नर पे इसको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। तो इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं बर्निंग ऑफ
मैग्नीशियम रिबन, रिबन है ना। बर्निंग को कंबस्चन भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन। ये ऑक्सीजन, ये कहां से आया, ये मैग्नीशियम रिबन है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये कहां से आया, एयर से, है ना। एयर में जो ऑक्सीजन उसके साथ ये बर्न हो रहा है, तो ये क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, है ना, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या होगा, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या आएगा, एक डेजलिंग साउंड आता है ना, तड़तड़ तड़तड़ ऐसे एक साउंड आएगी और ये जलता है। और जलने के बाद उसको एक नीचे कोई वो ग्लास का ट्रे रख लो, है ना, उसमें इसको इकट्ठा करो, जो गिर रहा है, जैसे जलाओगे इसको, मान लो जला रहे हैं इसको लैंप से, तो जो गिरेगा, है ना, जो गिर रहा है पाउडर, उसको इकट्ठा कर लो किसी बाउल में, है ना, ग्लास बाउल में, तो वो पाउडर के फॉर्म में गिरता है ना। उसका कलर कैसा रहेगा, व्हाइट, है ना। तो वो जो पाउडर है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और उसका कलर रहेगा व्हाइट, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन ये क्या था, सॉलिड, ये क्या था, गैस, और ये क्या है, पाउडर, सॉलिड, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी को बड़े ध्यान से देखना है। एक्टिविटी 1.2 कह रहा है कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, इसको पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड, यह है पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या है, लेड नाइट्रेट, है ना। तो लेड नाइट्रेट ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस होगा, कैसा होगा, कलरलेस। तो ये क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, इसको बोलते हैं लेड सेकेंड आयोडाइड। ये है येलो पीपीटी, येलो प्रिसिपिटेट, पीपीटी, येलो प्रिसिपिटेट। और KNO3, तो दूसरी एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड। ये कैसा होता है, येलो प्रिसिपिटेट होता है। लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा, येलो,
है ना। येलो कलर का प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट जो होता है सॉल्यूशन में अनडिजॉल्व रहता है ना। इसका मतलब लेड आयोडाइड जो है वो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रहेगा, है ना, अनडिजॉल्व रहेगा। और ये क्या करेगा, जाके प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। जो भी बर्तन है, फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब है, जो भी है, उसमें जाके नीचे ये बैठ जाएगा और उसका कलर कैसा रहेगा, येलो कलर का। ठीक है। उसके बाद से एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3 में क्या कह रहा है? ये मान लो इसमें, है ना, और इसमें ये सब देखो, मान लो जिंक ग्रेनुअल्स हैं, ये दीज आर जिंक ग्रेनुअल्स, ये जिंक ग्रेनुअल्स, है ना, और इसमें मिला दिया HCl, डाइल्यूट HCl। तो कह रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, तो जिंक ग्रेनुअल्स के आसपास बोल रहा है कि तुम्हें कुछ मतलब दिखाई दे रहा है क्या? तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो जिंक जो ग्रेनुअल्स हैं, जिंक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके पास क्या होगा, टाइनी बबल्स बनेंगे, टाइनी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। इसमें लिखा नहीं है, तो क्या हो गया वहां पे, टाइनी बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो बबल्स किसके कारण होते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, फार्म होने लगती है ना। तो हाइड्रोजन गैस जब फार्म होने लगती है तो वही बबल्स के रूप में ऊपर आने लगती है। तो क्या लिखेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स। तो क्या लिखेंगे, टाइनी बबल्स आर फार्म्ड, टाइनी बबल्स आर फार्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है ना, ये ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है। इसका कोई गंध नहीं होता है ना, और ना कोई इसका कलर होता है ना। इस तो ऑर्डरलेस होती है और कलरलेस होती है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन, जिंक प्लस HCl। ठीक है, तो ये गैस निकलेगी यहां पे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, 3 रिएक्शन देखा, है ना। ये जिंक है, जिंक, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें एक और चीज पूछ रहा है कि टच द कोनिकल फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो कह रहा है कि वो जो फ्लास्क है उसको टच करके देखो, है ना, क्या कोई टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो फ्लास्क क्या हो जाएगा, फ्लास्क जो है वो हीट हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, फ्लास्क गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना। इस रिएक्शन में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसके पहले हमने एक और रिएक्शन देखा था, एक्टिविटी
1.1 उसमें क्या था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। ये था सॉलिड, ये था गैस और ये था सॉलिड। ये था वाइट पाउडर। ठीक है, मैग्नीशियम स्ट्रिप को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर हमें मिला था। ठीक है, कुछ और इंफॉर्मेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो रिएक्टेंट्स और या जो प्रोडक्ट हैं उसको उसका स्टेट लिखने का एक तरीका होता है। उनका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट, है ना। तो जैसे सॉलिड है ना, सॉलिड, अगर सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट में स्मॉल s लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रिसिपिटेट है, प्रिसिपिटेट, तो उसको भी स्मॉल s से ही लिखते हैं, है ना, क्योंकि वो अनडिजॉल्व रहता है तो वो भी सॉलिड से लिखते हैं। या इसको, है ना, डाउन एरो से दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा, प्रिसिपिटेट जाके जो भी कंटेनर होगा उसमें नीचे जाके बैठ जाएगा। तो डाउन एरो से कहीं कहीं रिएक्शन में दिखाते हैं इसको, और नहीं तो इसको सॉलिड से ही दिखाते हैं। अब आ गया, मान लो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, कोई सब्सटेंस क्या है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसको स्मॉल l से दिखाते हैं, है ना। ठीक है, और अगर किसी चीज का सॉल्यूशन वाटर में बना हो, है ना, अब ये जो लिक्विड स्टेट में है तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर किसी चीज में सॉल्वेंट वाटर है, जैसे डाइल्यूट HCl, है ना, तो HCl को क्या किया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है, यानी वाटर में सॉल्यूशन बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं एक्वस। तो सॉल्यूशन इन वाटर, तो इसको लिखते हैं AQ ब्रैकेट में। ठीक है, और अगर सब्सटेंस गैस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल g से। ठीक है, इसके अलावा तो अगर सब्सटेंस गैसियस स्टेट में तो स्मॉल g से लिखेंगे, या कहीं कहीं उसको इस तरह से अप एरो से दिखाएंगे, है ना, गैस को, क्योंकि गैस कोई भी क्या होगी, ऊपर उठती है, तो उसको अप एरो से दिखाते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में हीट जनरेट हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, या हीट बोलो या एनर्जी, हीट या एनर्जी, है ना, मतलब उसमें हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, निकल रही है, तब उसको हम रिएक्शन में प्लस करके हीट लिखते हैं, प्लस करके हीट लिख देते हैं, या प्लस करके डेल्टा H लिखते हैं, प्लस करके डेल्टा H लिख देते हैं। ठीक है, या प्लस करके एनर्जी लिख देंगे। ठीक है, और डेल्टा H प्लस करके लिखा है तो हीट के लिए भी है और एनर्जी के लिए भी है। ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर हीट उस एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्शन में हीट की जरूरत पड़ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तब ये माइनस हीट करके लिखते हैं, है ना, प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं इसको। हीट को किधर लिखेंगे, प्रोडक्ट वाले साइड में। ठीक है, और प्लस H के साथ लिखेंगे अगर हीट निकल रही है, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको माइनस हीट लिखेंगे, या माइनस एनर्जी लिखेंगे, या माइनस डेल्टा H लिखेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
अब कैसे हमको पता चलेगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कंप्लीट हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली 5 चीजें होती हैं। क्या होता है? एक तो चेंज इन स्टेट, है ना, यानी स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो जिस फिजिकल स्टेट में थे, है ना, रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगा, है ना। तो जनरली क्या मतलब दिखेगा कि रिएक्टेंट्स के जो स्टेट थे, है ना, जिस स्टेट में था वो क्या हो जाएगा? उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, है ना। रिएक्टेंट्स के जो पहले कलर थे, है ना, रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बना उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, यानी कलर में चेंज आ सकता है। फिर क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर में चेंज आएगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है टेम्परेचर में चेंज आ जाए, जरूरी नहीं है ना। बहुत रिएक्शन में नहीं होगा, है ना, और कुछ रिएक्शन में होगा। तो ये भी एक संभावना है कि क्या होगा कि टेम्परेचर में चेंज आ जाए, है ना। पहले जो रिएक्टेंट्स, जैसे रिएक्टेंट्स था फ्लास्क में जब रखा था उसका टेम्परेचर कुछ और था, और केमिकल रिएक्शन हुआ उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी पहले से ठंडा हो गया या पहले से गर्म हो गया बर्तन, है ना। जैसे जनरली, जैसे मान लो चीनी को पानी में जब घोलते हो तो जब सॉल्यूशन बनता है तो बर्तन जिसमें घोलोगे वो क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि रिएक्शन के बाद वो क्या हुआ, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और अभी इसमें हमने क्या बताया, इसमें इस वाले एक्टिव जिंक, और इसमें क्या हुआ, फ्लास्क जो था वो क्या हो गया? गर्म हो गया, यानी पहले से वो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन या इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना। कोई गैस बनेगी, है ना, कोई गैस बन जाती है रिएक्शन के बाद, क्या होगी? कोई गैस बन जाएगी। ठीक है, तो इससे भी पहचान होती है। और फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना। बहुत रिएक्शंस में क्या होता है? प्रिसिपिटेट बनता है ना, जो कि सॉल्यूशन में क्या होगा? अनडिजॉल्व रहेगा और नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरली किसी रिएक्शन में ये चीजें होती हैं, इनमें से एक भी हो सकता है चेंज, या एक से ज्यादा भी चेंज हो सकता है। लेकिन किसी भी, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं आफ्टर रिएक्शन। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो ये इसमें देखते हैं एक्टिविटी 1 में, है ना। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन क्या था? गैसियस स्टेट में था। अब यहां पे ऑक्सीजन किस फॉर्म में आ गया? इसके साथ मर्ज होकर सॉलिड स्टेट में आ गया। तो यहां पे क्या हो गया? चेंज इन स्टेट। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है? ये भी कलरलेस था। लेड नाइट्रेट भी क्या था? कलरलेस था। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या था? कलरलेस था। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया? एक येलो कलर का पीपीटी प्रिसिपिटेट बन गया। तो बर्तन में जब देखोगे तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट, यानी यहां पे क्या हुआ? चेंज इन कलर हुआ। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या हो गया? पहले ये भी क्या था?
ये भी क्या था, लिक्विड, ये भी क्या था, लिक्विड, और ये क्या बन गया, सॉलिड, प्रिसिपिटेट। ठीक है, ये अगेन ये क्या है, लिक्विड। तो यहां पे क्या हुआ, एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बन गया है ना, और दूसरा कलर चेंज आ गया। तो यहां पे देखो दो चेंजेज आए है ना, इससे हमको क्या होगा, पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो थर्ड एक्टिविटी में क्या हुआ, एक तो गैस बनी है, इसमें क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है ना। पहले जिंक था, HCl था, इसमें क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, इवॉल्व हो रही है इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया है। पहले की तुलना में जो फ्लास्क था अब क्या हो गया, ज़्यादा हम उसको छुएंगे तो क्या हमको दिखेगा, ज़्यादा वो हीटेड दिखेगा है ना। तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर हुआ और फॉर्मेशन ऑफ गैस हुआ। तो इस तरह से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में ये जो 5 जो ये चीज़ें, इनमें से एक या एक से अधिक चीज़ें जो होती हैं वो टेकन प्लेस होती हैं। इस कारण हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन जो है, केमिस्ट्री में हम क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको अगर हम वर्ड्स के रूप में लिखें, जैसे पहला जो एक्टिविटी था उसमें क्या हुआ था, क्या था, उसको कैसे लिख सकते हैं वर्ड में, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम स्ट्रिप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। पहला रिएक्शन यही था कि जब हम मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि व्हाइट पाउडर के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब बताओ अगर इसको हम इस तरह से लिखें वर्ड में तो क्या हो जाएगा, तब तो केमिस्ट्री हिस्ट्री हो जाएगी है ना। और केमिस्ट्री में लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा है ना, तो केमिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह लिखना पड़ जाएगा हमें। तो इसके लिए जो है वो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना, हमें उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म साइंटिस्ट ने, जो केमिस्ट थे, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की टेक्निक निकाली है ना। इसी शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन की जो घटना है, उसकी जो इंसिडेंट है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यानी फार्मूले के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। तो रिएक्टेंट को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं और बीच में एरो लगाते हैं। एरो क्या बताता है
कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? केमिकल फार्मूला। तो पहला चीज क्या है कि जो भी सब्सटेंस है ना, चाहे रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट्स, इनका जो है केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेसिकली ये क्या लिखा जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो बीच में बनेगा एरो की साइन, और इधर जो होगा, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनका केमिकल फार्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, और इधर जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका रहेगा, है ना। तो ये तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब पहला रिएक्शन जो था वो क्या था? Mg प्लस O2 इजिकल टू Mg। ठीक है, तो ये देखो एरो के इधर रिएक्टेंट्स आ गए, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जला रहे थे। अब प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, है ना। अब उस पूरे लाइन जो हमने लिखा था अभी हिस्ट्री की तरह, उसको हमने क्या लिखा? उसके फार्मूला के रूप में लिख लिया उसको। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखने वाली बात है कि ये जो लिखा हुआ है इसमें देखो, जो रिएक्टेंट हैं, यानी जो रिएक्टेंट हैं उनके एटम्स बराबर हैं क्या? मैग्नीशियम का यहां पे एक है, यहां भी एक है। ठीक है, ऑक्सीजन का यहां पे दो है, यहां पे एक ही है ना। तो ये क्या है? इनके एटम्स क्या हैं? बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने रिएक्शन लिखा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको फॉलो नहीं कर रहा है। जबकि पहला क्या रूल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो न तो क्रिएट होता है और न ही डिस्ट्रॉय होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये केमिकल का बहुत बेसिक लॉ है। ये लॉ हर जगह सेटिस्फाई होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो क्या बोलता है ये कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स का जो मास है, रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है, वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पे देखो मैग्नीशियम का कितना है, मान लो 12, है ना, 12 U मान लो, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 U। तो इसको सम करोगे कितना आ जाएगा 44 U। ठीक है, यहां पे देखो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ गया 28 U। तो ये देखो इक्वल नहीं है, ठीक ना, दिस इज नॉट इक्वल। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे फेल हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें इस रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। रिएक्शन को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस का मतलब कि रिएक्टेंट्स के जितने एटम्स हैं हर एलिमेंट के, मतलब रिएक्टेंट्स में जो जो एटम हैं, हमने पहले बताया था लेक्चर, अगर हमारा देखोगे बेसिक्स का, तो उसमें हमने बताया था कि एटम जो है वो, जो एटम रिएक्टेंट्स में होते हैं वही एटम प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं,
है ना, यानी एटम में कोई चेंजेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट के जितने एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और जब तक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करने के लिए ही हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है ना। और ऐसे अगर लिख दिया जाए, जैसे ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस नहीं है ना, तो ये क्या बता रहा है, उस रिएक्शन का एक स्केलेटन बता रहा है ना, एक स्केलेटन दिया हुआ है केवल, है ना, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल माने स्केलेटन है केवल ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री में जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है केमिस्ट्री में कि जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, बैलेंस हो। यानी हमको अब क्या इसका मतलब कि हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने आना चाहिए। लिख तो लेंगे लेकिन बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो कुछ रूल एनसीईआरटी में दे रखा है ना, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कोई फार्मूला बेस्ड काम नहीं है, एक हीट एंड ट्रायल मेथड है पहले तो, है ना। तो जितना आप केमिकल इक्वेशन लिखने की प्रैक्टिस करोगे या अभी जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे, अरे केमिकल इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे और आपको उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही कम टाइम में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। और दूसरा क्या है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपको रूल बता दें जिससे आपको बैलेंस करने में थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेके पहले सीखेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। तो एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। इस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये देखो बैलेंस नहीं है, यानी देखो आयरन के यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 3 एटम है ना, तो देखने में बैलेंस नहीं लग रहा है ना। यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, तो देखने से ही ये क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं है। तो इसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने में सबसे पहला जो जरूरी है कि इसके जो ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, इस फार्मूले ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड। तो ये इसका फार्मूला है। हाइड्रोजन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H2O वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, Fe जो है आयरन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इनके फार्मूले में कोई चेंजेज हम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो जरूरी चीज है कि इनका जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो लिखा हुआ है,
इस फार्मूले में कोई भी छेड़छाड़ हमको नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये नहीं कि बैलेंस करने के लिए इसमें चेंजेस कर दिए, नहीं, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला चीज तो ये है। दूसरा क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के पहले हम एटम्स लिख लेंगे। जैसे यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो जैसे मान लो ये हो गया आयरन, और ये हो गया कौन सा साइड, रिएक्टेंट को मैं LHS लिख लेता हूं, ठीक ना। रिएक्टेंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड में तो LHS हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो Fe इधर 1 है, इधर 1 है, इधर कितना है 3, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में Fe कितना है 1, इसका कितना एटम है 1, और इधर कितना है 3। उसके बाद से आ जाओ H के इधर कितने हैं 2, और उधर कितने हैं 2, ठीक। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के इधर कितना है 1, और उधर कितना है 4। ये पहला काम हो गया। तो मैंने क्या बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा काम क्या है कि ये टेबल बना लेंगे, है ना। ये टेबल जरूरी है बनाना, है ना, इससे हमको बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद से तीसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम, है ना, दूसरा काम क्या करेंगे कि सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो क्या करेंगे, जितने भी ये कंपाउंड लिखे हुए हैं, है ना, उसमें सबसे बड़ा जो है कंपाउंड चूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। तो किसमें दिख रहा है, इसमें, है ना, इसमें दिख रहा है, इसमें 7 एटम्स हैं, है ना, ठीक है। तो 2 एलिमेंट हैं और 7 एटम्स हैं। इसमें भी 2 एलिमेंट हैं लेकिन इसमें 3 ही एटम है, तो इसको चूज करेंगे, पहला काम। तो पहला क्या मैंने बोला, दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करेंगे। वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में भी हो सकता है, और उसमें जो एटम सबसे ज्यादा नंबर में होगा उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन, है ना। तो पहले हमने इसको चूज किया और इसमें देखा कि नंबर ऑफ एटम किस एलिमेंट के ज्यादा हैं। तो इसमें 2 एलिमेंट है, एक आयरन है एक ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन के 4 हैं। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, यहां पे 4 है तो यहां भी 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, Fe + 4H2O = Fe3O4 + H2। करेक्ट है। क्या किया हमने, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। यहां पे 4 है तो यहां पे 4 से क्या कर दिया, 4 से यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहां पे टिक लगा लेंगे, मेरा ऑक्सीजन का काम हो गया, ठीक है। अब इसी एलिमेंट में ये जो कंपाउंड हमने चूज किया था, इसमें जो बचा हुआ है, उस जो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इसमें अब क्या बच गया, ऑक्सीजन तो हो गया, आयरन बचा हुआ है। तो इस यहां पे 3 है तो यहां पे क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इधर भी 3 आयरन हो गया, इधर भी 3 आयरन हो गया, आयरन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अब यहां पे कितना हो गया, 8। पहले बैलेंस था ये, अब यहां पे कितना हो गया, 8, और यहां पे कितना है, 2। तो यहां पे क्या कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग हम करते हैं, ये तरीका है। एक
मतलब प्रोटोकॉल है, समझ लो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहला क्या बोला कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा हमने क्या बोला कि ये टेबल बना लो, पहला काम है ना। टेबल बनाने से देखो कितना हेल्प मिल रहा है ना। एक तो क्या हेल्प मिल रहा है कि हमको पता चल रहा है कि केमिकल जो इक्वेशन दिया है वो बैलेंस नहीं है, ठीक। और फिर यहां से चेक करने में हमको हेल्प मिल रहा है, ठीक। फिर तीसरा हमने क्या बोला कि सबसे बड़ा कंपाउंड चूज करेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो। हमको क्या करना है, सबसे बड़ा कंपाउंड, वो कंपाउंड चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो, और उसमें जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो उसको हमने बैलेंस किया, ठीक। उसके बाद से उसमें जो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करेंगे, और फिर और कुछ बच जाता है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो, एक नॉर्मल जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, वो जो उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उसके फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना। एक तो ये है इसका ड्रॉबैक कि इसमें जो है वो जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या एडिशन कर सकते हैं कि इसमें जितने भी सब्सटेंस हैं उनके फिजिकल स्टेट को हम लिख सकते हैं। जैसे ये आयरन है तो आयरन को यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सॉलिड। वाटर है, इसको क्या लिख लेंगे, लिक्विड, है ना। या यहाँ पे वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गैस, है ना। ये क्या हो गया, सॉलिड, और ये हो गया गैस। तो इस तरह से हम इसका फिजिकल स्टेटस लिख सकते हैं। तो फिजिकल स्टेटस और इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को हम उसमें क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो रिएक्शंस कंडीशंस होते हैं, है ना, रिएक्शन कंडीशन में क्या आता है कि कितने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, कितने प्रेशर पे कोई रिएक्शन हो रहा है। कुछ रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए प्रेशर देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है ना, या कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ती है ना। तो इन सब को बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस, है ना। तो ये जो रिएक्शन कंडीशन होते हैं इनको भी हम मेंशन करते हैं, है ना, और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इनको भी क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। उसको कहाँ मेंशन करते हैं, तो ये जो एरो है इस एरो के ऊपर और नीचे रिएक्शन कंडीशंस को मेंशन करते हैं। समझ में आ गया। जैसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो, CO2 इक्वल्स 6 प्लस 12H2O, ये क्या है, लिक्विड। ये क्या बनाएगा, C6H12O6 इक्वल्स प्लस 6O2 इक्वल्स प्लस 6H2O लिक्विड, है ना। ये बैलेंस लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन का क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस,
है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। पौधे जिससे खाना बनाते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, है ना, और पानी, जो पौधे में जो पानी डालते हैं, है ना, वो पानी उसको लेते हैं। और अब यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशन है, ये क्या होना चाहिए, सनलाइट, सनलाइट, है ना। दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, डे टाइम में, रात में नहीं होती है, ठीक है ना। तो सनलाइट, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस कौन प्लांट करते हैं, ग्रीन प्लांट, है ना, क्योंकि ग्रीन प्लांट में ही उनके लिप्स में क्या होती है, क्लोरोफिल होती है ना। तो ये क्लोरोफिल क्या करती है, यही सनलाइट को ट्रैप करती है ना। तो इसीलिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही भोजन बनाते हैं, ठीक है। और कब बनाते हैं, डे टाइम में, जब सनलाइट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, रिएक्शन के कंडीशन है। यानी अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में भी मिलता है, ऐसा थोड़ी कि एटमॉस्फेयर में दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, पानी उसमें पौधों में हमेशा रहेगा, है ना। लेकिन ये नहीं अगर रहता है तो ये रिएक्शन नहीं होता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं रिएक्शंस कंडीशन, है ना। समझ में आ गया। और इसमें क्या होती है, हीट जनरेट होती है प्लस एनर्जी, है ना। ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे पौधों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो सबको एनर्जी चाहिए, हम भी, हमारे अंदर क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है ना। तो रिस्पिरेशन के कारण से हमको एनर्जी मिलती है। तो रिस्पिरेशन हम आगे बताएंगे क्या होता है। रिस्पिरेशन में जो कुछ भी हम खाते हैं तो पहले डाइजेस्ट होता है, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। डाइजेशन से जो भी हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, ग्लूकोज, है ना, शुगर, फैट, जो भी खा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में, ठीक है। वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के साथ सेल्स में जाता है और सेल्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है, रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब ये दो टॉपिक के बाद बॉक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बॉक्स क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे, ठीक है। पहला बॉक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। तो इसका आंसर हम दे चुके हैं जब पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है। मतलब इक्वेशन पहला क्या दे रहा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख लेंगे। तो फार्मूला में लिखा क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है ना। इसका बैलेंस लिखना हमें। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, H2, और क्लोरीन हो गया Cl2, ठीक है। ये क्या बन गया, HCl। तो ये बैलेंस है,
वो सिंपल केमिकल इक्वेशन है, इसको तो ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक एक है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो वैसे ही किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे कंपाउंड, क्योंकि उसमें है ना, इसको चूज कर लेंगे। हालांकि इसमें क्या है, दोनों में अगर एटम की बात करोगे तो इसमें क्या है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, है ना, इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, और 2 एटम इसमें भी हैं अभी तो। लेकिन इसको चूज करेंगे बैलेंस करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं, बाकी में सब में सिंगल एलिमेंट है। तो अब किसी को भी बैलेंस कर लो, क्योंकि दोनों का एक एक एटम है, तो किसी को चूज कर सकते हो। तो हाइड्रोजन को कर लो, 2 है, यहां 2 कर लो, है ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन देखो, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, है ना। इसको नेक्स्ट कह रहा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम, मीनियम सल्फेट, ये क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। ऐसे ही लिख के एग्जाम में दे देगा, 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, बैलेंस करो, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल रिएक्शन में क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहला क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको 9th का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। बैलेंसी, आपको बैलेंसी लिख के और बनाते थे ना, वैसे लिखना पड़ेगा। तो बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, BaCl2। उसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस, है ना। इसको बता देता हूं, ये देखो एल्यूमिनियम है ना, इसकी कितनी होती है, +3, और सल्फेट कितनी होती है, -2, है ना, 2 माइनस, और इस पे होती है 3+, ये इसकी बैलेंसी होती है। ठीक ना, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या हो जाएगा, Al2 और SO4 थ्राइस। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो Al2SO4 थ्राइस, ये क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। ठीक है, ये एक अच्छा रिएक्शन है, इसको हमको बैलेंस करने में थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, तो करें। तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है, तो टेबल बना लो। ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक, पहला एलिमेंट क्या है, बेरियम, एक इधर है एक उधर है, 1 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन, यहां पे 2 है और वहां पे कितना है, 3। उसके बाद से आ गया एल्यूमिनियम, यहां पे कितना है, 2, वहां पे कितना है, 1। उसके बाद से आ जाओ सल्फर, सल्फर यहां पे कितना है, 3, ये सल्फर कितना है, 3, और वहां पे कितना है, 1। अब आ जाओ ऑक्सीजन, यहां पे कितना है, 4 3 जा 12, और वहां पे कितना है, 4। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। अब देखो यहां मामला बहुत गड़बड़ सड़बड़ है ना। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो इसमें बताओ कौन सा चूज करोगे,
है ना। किसको चूज करोगे, कौन सा कंपाउंड चूज करोगे, तो ऑब्वियस है किसको चूज करोगे, इसको Al2SO4 थ्राइस, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। ठीक है, तो इसको चूज करेंगे। तो ये चूज कर लिए। अब इसमें किस एलिमेंट को चूज करोगे, कंपाउंड तो हमने चूज कर लिया, अब किस एलिमेंट को चूज करोगे जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो इसमें किसका है, ऑक्सीजन का 12 है, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इधर 12 है, इधर 4 है ना। तो ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर कितना है, 12, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो ये कितना हो गया, अब ऑक्सीजन हो गया 12। ऑक्सीजन को टिक मार लो, ऑक्सीजन का काम हो गया, है ना। अब देखो इधर 4/3 12 इधर भी हो गया और 4/3 12 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो इसमें से ऑक्सीजन का काम हो गया। अब किसको देख लेंगे, अब इसी के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। तो इधर कितना है, सल्फर 1, इधर कितना है, सल्फर 1 बोल रहा हूं, 3, इधर सल्फर कितना है, 3, और इधर भी सल्फर कितना हो गया, 3। तो देखो दो फायदा हो गया, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। तो सल्फर भी हमारा क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किधर कितना है, 2, इधर कितना है, 1, तो यहां पर क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 एल्युमिनियम दोनों साइड हो गया, एल्युमिनियम को भी टिक मार दो। ठीक है, उसके बाद से क्या बच गया, अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके हो गए। अब इसके बाद से जिसको मन करे उसको कर सकते हो, है ना। तो अब क्या बच गया, क्लोरीन। क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन इधर कितना है, 2, और इधर कितना है, 6, 3 दूनी 6, और इधर कितना है, 2, तो 3 कर लो। अब हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक, और बेरियम कितना हो गया, इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया, बेरियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल है ना, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें केमिकल इक्वेशन भी लिखना है और उसका स्टेट भी लिखना है ना। स्टेट लिखने के लिए इसमें हिंट दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है, क्या है ये, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। क्या दे रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 in water reacts to give insoluble barium sulfate, and solution of sodium chloride and NaCl। स्टेट बाद में लिखेंगे, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम स्टेट लिख लेंगे। ठीक है, तो टेबल बना लो, LHS RHS, तो बेरियम 1 1, क्लोरीन 2 1, Na सोडियम 2 1, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। ठीक है, तो किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे। इसमें एटम ज़्यादा लग रहा है, 3 एलिमेंट भी है और एटम्स भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको चूज कर लो। और इसमें किसको करोगे, ऑक्सीजन को,
इसी के सबसे ज़्यादा हैं। तो इधर ऑक्सीजन के 4 हैं, उधर भी 4 हैं, ये तो बैलेंस है ना। इसके बाद से सल्फर देख लो, सल्फर भी बैलेंस है, दोनों साइड 1 1 ही है। अब आ जाओ सोडियम, यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ कर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोडियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसके तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब बच गया क्लोरीन, क्लोरीन को कर लो, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, ये भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब बच गया बेरियम, एक बेरियम है, एक बेरियम बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसका लिखेंगे हम फिजिकल स्टेटस। तो फिजिकल स्टेटस में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो मैं बोला था ना कि अगर वाटर में सॉल्यूशन बोला गया है तो उसको क्या लिखते हैं, एक्वस, बताए थे आपको। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्वस, AQ, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, AQ, क्योंकि वाटर में सॉल्यूशन है। फिर बोल रहा है गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल दे रहा है। तो इनसॉल्युबल है तो क्या है, वो प्रिसिपिटेट है। तो प्रिसिपिटेट को कैसे लिखते हैं, सॉलिड से, ये हो जाएगा सॉलिड, है ना। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो वाटर में ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्वस, है ना। तो इस तरह से इसका हम फिजिकल स्टेटस डाल सकते हैं। नेक्स्ट दे रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl, क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl और H2O दे रहा है, एंड वाटर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, देख लो यहां पे LHS RHS, है ना, Na1 1, O1 1, H1 1, 2 इधर है और 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर, एक H यहाँ पे, एक H, 2 और 2 उधर। ठीक, उसके बाद से Cl, एक इधर है एक उधर है, 1 1, तो ये तो बैलेंस है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, है ना। कि यहाँ पे हमको अब क्या लिखना है, फिजिकल स्टेटस। तो फिजिकल स्टेटस क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किस में है, इन वाटर, वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वस, है ना। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी क्या है, वाटर में ही है, ये भी हो जाएगा एक्वस, है ना। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस है, क्योंकि ये क्या है, वाटर में ही तो रहेगा, और ये क्या हो गया, लिक्विड। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल स्टेटस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, है ना। आशा है कि आपको मज़ा आया होगा और लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमने टॉपिक्स भी लिया और एक्टिविटी को भी ध्यान से देखा और बॉक्स क्वेश्चन को भी हमने ठीक से किया। तो प्लीज़, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।